अजीत पांडे के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप में से किसी ने भी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। आज हम लोग ब्लड रिलेशन के भाग 2 पर विचार करेंगे, लेकिन इस पार्ट को पढ़ाने से पहले हम आपको एक बात जरूर बताना चाहेंगे कि मेरा भाग 1 जरूर देखिएगा ताकि भाग 1 पढ़ने से भाग 2 और भाग मेरा 3 आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इस भाग में जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है वो है इशारा करना, यानी कि किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए, या तो फिर किसी चित्र की तरफ इशारा करेगा या तो किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करके आपसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसा कि हमने आपसे पहले भी कह चुके हैं कि चाहे भाग 1 हो या भाग 2, ब्लड रिलेशन में प्रश्नकर्ता जो होगा वही अपने को रहना है। अर्थात अगर प्रश्नकर्ता महिला होती है और हम पुरुष हैं तो अपने को महिला बनकर ही सोचना पड़ेगा। अगर प्रश्नकर्ता पुरुष है और हम महिला हैं तो हमको पुरुष बनकर ही सोचना पड़ेगा। इस भाग में हम कुछ स्पेशल ट्रिक लेकर आए हैं जो मात्र 3 से 30 सेकंड में सॉल्व करने का प्रयत्न करेगा। इसके लिए कुछ विशेष बातों को विशेष ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो प्रश्न दिया जाता है वो एक इक्वेशन में होता है, यानी कि बहुत लंबा होता है। उसे हम छोटा करके लिख सकते हैं जाके हमें सवाल करने में बहुत ही आसानी हो और हम डायरेक्ट आंसर पर पहुंच सकते हैं। इसके लिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। कहता है कि मेरे सास की एकलौती पुत्री, कहता है मेरे सास की एकलौती पुत्री। अगर यह व्यक्ति पुरुष या महिला कोई भी कह सकती है, उसी के आधार पर अपने को प्रश्न पे छोटा शब्द जोड़ना है। यानी कि मेरे सास की एकलौती पुत्री मेरी पत्नी, मेरे माता की एकलौती पुत्र वधू। अगर ये पुरुष कहता है तो मेरी पत्नी, मेरे माता की एकलौती संतान यानी कि मैं स्वयं, मेरे पिता का एकलौता पुत्र। अगर ये पुरुष कहता है तो मैं स्वयं हो जाऊंगी और हो जाएगा। अगर ये महिला कहती है तो मेरा भाई हो जाएगा। मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र। अगर स्त्री या पुरुष में से कोई भी अगर ये बात कहता है तो मेरे पिताजी ही होंगे, यानी कि मेरे पिता। मेरी मां के पिता का एकलौता पुत्र, अर्थात मेरे मां के पिता मेरे नाना हुए और नाना का एकलौता पुत्र मेरे मामा हो गए। मेरे सास की एकलौती बहू, ये बात अगर महिला कहते तो खुद ही है, यानी कि वह स्वयं से ही महिला जो है जो कह रही है वो खुद ही एक उसकी पतो है, यानी कि बहू है। मेरे पिता के ससुर, यानी कि मेरे नाना का पुत्र। यहां पर वही बात आती है, स्त्री या पुरुष में से कोई भी कहता है तो मेरे मामा होते हैं। यहां पर आता है मेरे नाना की पुत्री का पुत्र, मेरे नाना के पुत्री का पुत्र, यानी कि मैं स्वयं होते हैं। यहां पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कई बार बच्चे अनेक और एक में कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसके लिए कुछ शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यह कहता है एकमात्र पुत्र। अगर ऐसा शब्द आपके लिए लाकर कह दे तो एकमात्र पुत्र का मतलब क्या होता है कि उस व्यक्ति का एक ही पुत्र है, पुत्रियां अनेक हैं, यानी कि अनिश्चित पुत्रियां 1 2 3 अधिक भी हो सकती हैं। उसी तरह यह कहता है कि एकमात्र पुत्री, तो एकमात्र पुत्री का मतलब क्या हुआ, यानी कि उसकी पुत्री एक होगी और अनिश्चित पुत्र होंगे, यानी कि हमारा पुत्र उसके जो क्या होंगे अधिक होंगे, लेकिन पुत्री उसकी एक होगी। अगर यहां पर एक शब्द जोड़ता है एकमात्र संतान, अगर क्या कहता है एकमात्र संतान, तो ये एकदम स्पष्ट रखिएगा वह व्यक्ति उस परिवार का अकेला है, यानी कि या तो वो लड़की हुई तो अकेली होगी, उसका कोई भाई नहीं होगा। अगर वो लड़का हुआ तो कोई उसकी बहन या अगला भाई भी नहीं होगा, यानी कि जो भी अगर लड़की हुई तो लड़की ही अकेली है, उसकी बहन या भाई में से कोई नहीं हो सकता। और भाई है तो भाई वो अकेला होगा, उसका भाई बहन, सॉरी लड़का होता है उसका भाई या बहन कोई नहीं हो सकता। एकमात्र संतान का मतलब यही है। यहां पर हम कुछ ट्रिक जो है
सवालों के माध्यम से आपको समझाएंगे। यहां पर कहता है मैं या मेरे, मैं या मेरे का मतलब होता है कहने वाला, यानी कि जो कहता है वही आपका यह वह इसके उसका उसकी का मतलब इशारा करने वाला। दो शब्द के बराबर दो शब्द। जब आपको प्रश्न दिया जाता है तो उसमें देखिएगा कि दो, कई बार एक शब्द होता है, कई बार दो शब्द होता है। तो प्रश्नकर्ता अगर दो शब्द देता है तो लड़के क्या करते हैं, उसको एक शब्द लिख देते हैं। सवाल 100% गलत होने की संभावना बन जाती है। अगर उसने दो दिया है तो आप दो ही रखिएगा, हम सवाल के माध्यम से आपको समझाएंगे, ठीक है। लेकिन तो अगर उसने एक शब्द कहा है तो एक शब्द ही लिखिएगा, दो शब्द कहा है तो दो शब्द। मैं या मेरे से शुरू होता है मेरा समीकरण। क्या होता है? मेरा समीकरण। तो यानी कि इसी के आधार पर हम अगला सवाल से आपको समझाते हैं। आइए ध्यान देते हैं। यहां पर एक सवाल देता है, एक छाया चित्र की ओर संकेत करते हुए दिनेश बोला। कहता है कि इसका पिता मेरे माता की एकलौती संतान है, तो छाया चित्र किसकी है? जब इस सवाल को हम पढ़ते हैं तो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पर ध्यान देते हैं कि यहां पर पहला बात मेरा ध्यान है कि यहां पर कितने व्यक्ति हैं। तो यहां पर दो व्यक्ति हैं जिनको हमको ध्यान रखना है। एक जिसकी तरफ हमने इशारा किया, छाया चित्र की तरफ मैंने इशारा किया, एक तो ये हुआ और दूसरा मैं, यानी कि बोलने वाला। यानी कि दो व्यक्ति आपके सामने आ गए, एक तो छाया चित्र और दूसरा जो बोलने वाला है यानी कि दिनेश। एक इक्वेशन आपको यहां से लेकर यहां तक इक्वेशन है, कहता है इसका पिता मेरी माता की एकलौती संतान है। यही इक्वेशन है, इसी के आधार पर हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको एक ट्रिक बताया है, इस ट्रिक में ध्यान देने वाली बात है कि मैं या मेरे से शुरू होता है समीकरण। मैं या मेरे से क्या होता है? शुरू होता है समीकरण। तो देखिए मैंने समीकरण यहां पर लगा दिया। अब यहां पर कहता है इसका पिता, यानी कि मैं समीकरण हमारा भाग क्लियर होता है। फिर कहता है मैं या मेरे माने कहने वाला, मैं या मेरे माने कहने वाला। फिर इसके बाद आ जाता तीसरा में दो शब्द के बराबर दो शब्द। यहां पर विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर कहता है इसका पिता, यानी कि किसका पिता? इसका मतलब इस या वह, इसके, उसका, उसका, जिसके तरफ हम इशारा करते हैं, इसका पिता। तो यानी कि इसका पिता का मतलब छाया चित्र का पिता। ध्यान रखिएगा, छाया चित्र लिख दे। लेकिन लड़के क्या करते हैं कि छाया चित्र लिखकर छोड़ देते हैं। यहां पर छाया चित्र लिखकर छोड़ देंगे, लेकिन यहां पर तो दो शब्द दिया है ना, तो दो शब्द के बराबर दो शब्द, तो यानी कि दो शब्द के बराबर यहां पर आपको पिता भी लिखना पड़ेगा। अगर आपने पिता नहीं लिखा तो सवाल 100% गलती होने की संभावना हो जाती है। तो इसीलिए इसका पिता यानी कि छाया चित्र का, इसको थोड़ा सा सवाल को और सुंदर लगाने के लिए हम लोग का के की जोड़ देते हैं, छाया चित्र का पिता। अब इक्वेशन का दूसरा भाग जिसको हमको सॉल्व करना है, मेरे माता की एकलौती संतान, जो आगे हम आपको बताएं, यानी कि मेरी माता का एकलौता संतान कौन? अगर मेरे का मतलब, मैं या मेरे का मतलब कहने वाला है, तो हम यहां दिनेश लिख सकते हैं। दिनेश की माता की एकलौती संतान। तो यहां पर सवाल को सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, तो फिलहाल इसको ना लिखा, हम अपने आप को, मैंने क्या कहा था कि अपने को ही दिनेश मान लीजिए, तो मैं हूं, मैं ही दिनेश हूं। यहां पर क्या कहता है? तो मेरी माता की एकलौती संतान कौन है? मैं स्वयं हूं। अब थोड़ा सा इस सेंटेंस को फिर से पढ़िए तो, छाया चित्र का पिता मैं स्वयं हूं। तो छाया चित्र का पिता, मैं का मतलब कौन होता है? कहने वाला। मैं का मतलब कौन होता है? मैं या मेरे का मतलब कौन होता है? कहने वाला। यानी कि हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? दिनेश। अब इसको सवाल को शुद्ध करने के लिए दिनेश क्या हुआ? स्वयं है। अब इस सेंटेंस को पूरा अच्छा से ध्यान दीजिए तो, दिनेश का पिता, सॉरी, छाया चित्र का पिता दिनेश स्वयं है। ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारा अगली वीडियो यानी कि पार्ट 1 के तहत तीर विधि द्वारा भी आप इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि यहां पर क्या कहता है?
छायाचित्र का पिता, पिता कौन है यानी कि दिनेश है, दिनेश पिता बोले तो प्लस, लगे हाथ प्लस और माइनस का भी स्थिति लेकर, यानी कि छायाचित्र क्या है, तो दिनेश पिता है तो छायाचित्र उसका पुत्र या पुत्री होगा। यहां पर आप चाहें तो पुत्र या पुत्री में से कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि दिनेश पिता हुआ, छायाचित्र पुत्र या पुत्री होगा। लेकिन यहां पर जो प्रश्न करता है उसी के आधार पर हम लोगों को चलना है। कहता है तो छायाचित्र किसकी है, तो छायाचित्र किसकी, तो ये तीर हमारा क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ होगा। तो छायाचित्र क्या होगा, दिनेश के पुत्र की या फिर पुत्री की। तो यहां पर देखिए दिनेश के पुत्र का दिया है, यानी कि हमारा आंसर तीसरा होगा। ठीक है, अब हम लोग ध्यान देते हैं अगले सवाल में। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 2। पहला प्रश्न आपको थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, दूसरा में भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, परंतु तीसरे प्रश्न में आते आते आप 100% सवाल को सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। यहां ध्यान दीजिएगा, कहता है पहले के अनुसार भी अपने को क्या ध्यान देना है, दो व्यक्ति यानी कि जिसके तरफ इशारा करता है, एक सुनील और एक महेश। यानी कि सवाल क्या कहता है, सुनील की तरफ संकेत करते हुए महेश बोला, यानी कि सुनील एक जिसके तरफ इशारा करता है, बोलने वाला कौन हो गया, महेश। अपने को दो व्यक्ति प्राप्त हो गए। फिर मेरा इक्वेशन क्या है, यहां से लेकर यहां तक, यानी कि इसका पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, ये मेरा इक्वेशन है। मेरे ट्रिक विधि द्वारा मैं या मेरे से समीकरण शुरू होता है, तो मैं या मेरे से समीकरण शुरू होता है, तो इसको हम लोग दो भागों में बांट देते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता चुके हैं। दूसरा कहता है इसका या इसके, या वह, इसका, उसका, उसकी, इसके, जिसके तरफ हम इशारा करते हैं, यानी कि जिसके तरफ हम इशारा करते हैं वो, तो इशारा हम किसके तरफ कर रहे हैं, सुनील की तरफ। तो इसको काटिए और यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, सुनील। और जैसा कि हमने आपसे क्या कहा था, दो शब्द के बराबर दो शब्द, एक शब्द के बराबर एक शब्द, तो दो शब्द के बराबर दो शब्द। तो सुनील, इसके पिता का मतलब सुनील का पिता। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, सुनील का पिता। यहां पर का के की जो है थोड़ा सा सुंदर लगने के लिए हम लगाते हैं। मेरे पिता के एकलौते पुत्र हैं, तो मेरे पिता का एकलौता पुत्र, तो मेरे का मतलब क्या होता है, कहने वाला, यानी कि महेश। हम महेश को अभी कह नहीं सकते, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, मैं स्वयं हूं, यानी सुनील का पिता मैं स्वयं हूं। मैं का मतलब कहने वाला, तो कह कौन रहा है, महेश। तो इसको मैं को काटिए और क्या लिखेंगे, महेश। महेश क्या है, स्वयं है। अब इस सवाल को फिर से देखिए, उसी की तरह ध्यान दीजिए, सुनील का पिता कौन है, महेश है, यानी कि ये हो गया सुनील का पिता कौन है, महेश है। महेश कौन है, पिता है, तो पिता का मतलब प्लस हो गया। अब यहां पर हम लोग ध्यान दें तो यहां पर ये पिता होगा, ये पुत्र या पुत्री में से कोई भी आपके सामने हो सकता है, लेकिन प्रश्न जो पूछता है उसी के आधार पर हम लोगों को आंसर देना है। यहां पर पिता के बारे में भी दे सकता है और पुत्र के बारे में भी दे सकता है, या पुत्री के बारे में भी दे सकता है, तो इन दोनों आंसर सही हो सकते हैं, परंतु सही आंसर क्या होगा यहां पर मेरे दिए गए प्रश्न से ही निर्धारित होता है। तो कहता है महेश का सुनील से क्या संबंध है। मैंने पहले वीडियो में यानी कि भाग 1 में मैंने आपसे क्या समझा था, का का मतलब कौन, जिस शब्द के बाद यानी कि जिस व्यक्ति के बाद अगर का हो, या यूं भी कह सकते हैं का के पहले जो व्यक्ति होगा वो कौन है, का के पहले जो व्यक्ति होगा वो कौन है। का को काटो कौन लिखो, का को काटो कौन लिखो, तो यहां पर का को काटो कौन लिखो, तो महेश कौन, अथवा सा सुंदर लगने के लिए हम लोग फिर ये लगे जोड़ते हैं, यानी कि महेश कौन है, सुनील का। यानी कि महेश कौन है, यानी कि पूछ किसके बारे में रहा है, महेश के बारे में पूछ रहा है। यहां पर महेश के बारे में कौन है, पिता। अगर यहां पुत्र भी होता तो भी हम पिते पर ही टिक मारते, क्योंकि प्रश्नकर्ता ने किसके बारे में पूछा है, महेश के बारे में, यानी कि महेश पिता है और ये पुत्र या पुत्री में से कोई है। जो पूछेगा हम उसी पर
टिक मारेंगे। इसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं अगले सवाल पे। ध्यान दीजिएगा, कहता है पार्वती की तरफ इंगित करते हुए विनोद ने कहा, वह मेरे पुत्र के दादाजी की पत्नी की एकलौती पुत्र वधू है, तो पार्वती विनोद से किस प्रकार संबंधित है। जैसा कि हमने आपसे कहा था, उसी नियम के तहत हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहला व्यक्ति कौन है इसमें? दो लोग, एक कहने वाला और जिसके बारे में कहा जाता है, उसको हम लोग ध्यान देते हैं। दूसरा बात आता है समीकरण का। मैं या मेरे से समीकरण मेरा स्टार्ट हो जाता है, तो मैंने समीकरण को दो भागों में बांट दिया, जैसा कि हमने आपको दिखा दिया। यह वह का मतलब इशारा करने वाला था, वह कौन है? तो पार्वती है। अब यहां पर देखिए, उसने एक शब्द कहा है। मैंने आपसे क्या कहा था? दो शब्द के बराबर दो शब्द और एक शब्द के बराबर एक शब्द का उपयोग करना है। अब यहां पर जो लंबे सेंटेंसों में आपसे जो कहा जाता है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में लीजिए। तो कहता है मेरे पुत्र के दादाजी, मेरे पुत्र के दादाजी का अगर मैं यहां से लेकर यहां तक कहूं, तो मेरे पुत्र के दादाजी क्या होते हैं? वो होंगे मेरे पिताजी। कौन होंगे? पिताजी। अब ध्यान दीजिएगा, ये लंबा सा सेंटेंस छोटा में हो गया कि मेरे पुत्र के दादाजी कौन हैं? वो मेरे पिताजी हैं। ठीक है। अब कहता है कि मेरे पिताजी की पत्नी, दूसरा लाइन को थोड़ा सा छोटा करिए, मेरे पिताजी की पत्नी यानी कि मेरी मां या मेरी माताजी। ठीक है, मेरी माताजी। अब देखिए, एक लंबा सेंटेंस फिर छोटा टुकड़ा हुआ। अब इसको मेरे माताजी की एकलौती पुत्र वधू, मेरे माताजी की, देखिए कैसे सवाल को छोटा छोटा टुकड़ा किया जाता है। क्योंकि आप इसको दो चार सवाल प्रैक्टिस करें तो ऑटोमेटिक एक झटके में आप डायरेक्ट यहीं से, बिना जो हम अभी लिख कर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप बिना लिखे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तो मेरे माता की एकलौती पुत्र वधू, देखिए मेरे माता की एकलौती पुत्र वधू कौन है? वो कौन होगी? मेरी पत्नी। अब मेरी पत्नी का मतलब कौन? किसकी पत्नी? मेरी। तो मैंने क्या कहा था? मैं कौन? प्रश्नकर्ता। प्रश्न यहां पर प्रश्नकर्ता कौन है? तो विनोद है। तो मेरे को काटिए और यहां पर लिखिए विनोद। थोड़ा सा सुंदर लगने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? का के की का उपयोग कर सकते हैं, विनोद की पत्नी। अब इस सेंटेंस को पूरा जोड़िए तो पार्वती विनोद की पत्नी है। आगे डायरेक्ट आंसर पे आप ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को डायरेक्ट मुंजवानी पढ़ के आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। और वही मेरा पहले के अनुसार तीर विधि द्वारा इसको कर सकते हैं, यानी कि विनोद की पत्नी है, यानी कि यहां पर कौन हुआ? देखिए पार्वती और ये विनोद। तो विनोद कौन है? पति है। तो प्लस, पार्वती कौन है? पत्नी है। तो माइनस, ये बात आपको लगे हाथ करते चलना है, प्लस और माइनस को लेते चलना है। और जैसा कि हमने आपसे क्या कहा था, थोड़ा सा कर्व विधि द्वारा इसको हम लोग इंडिकेट करता है पति पत्नी का। अब यहां पर हमारे सामने जो प्रश्न का उत्तर आता है कि पार्वती तो पत्नी है, अब विनोद कौन है? पति है। अब प्रश्नकर्ता क्या पूछता है, उसी के आधार पर हम दोनों के बारे में जानते हैं, जो पूछेगा हम उसी का आंसर दे देंगे। तो यहां पर कहता है पार्वती विनोद से किस प्रकार संबंधित है। यहां पर किसके बारे में पूछ रहा है? कि विनोद के बारे में कि पार्वती के बारे में? तो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी कहा था, जहां अगर यहां कुछ ना लिखा हो या किसी व्यक्ति के बात अगर से हो तो उसके पहले वाले व्यक्ति को लेते हैं। किसी व्यक्ति के बाद अगर से हो तो पहले वाले व्यक्ति से संबंध उसका जोड़ते हैं। तो से के पहले यानी कि या तो ऐसे ले लीजिए, या तो जो खाली जगह इसको हम लोग का में मान लेते हैं, जैसा कि हम लोग अगले वीडियो में पहले वाली। इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि मेरी पहली वीडियो जरूर उसको देखिएगा, तभी ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो पार्वती का मतलब कौन? का मतलब काको काटो कौन लिखो, का मतलब कौन है। तो पार्वती कौन है? विनोद से संबंधित, यानी कि पार्वती विनोद की पत्नी है। तो देखिए यहाँ पर पत्नी ऑलवेज दिया हुआ, हमारा आंसर यही है, यानी कि ये पत्नी है। इस तरह हम इस सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं।
इसके लिए आपको 2-4 बार लिख के प्रैक्टिस करना होगा, ताकि 2-4 सवाल 10 सवाल करने के बाद आसानी से बिना लिखे हुए आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर और कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की इस तरह का कोई भी दिक्कत इस सवाल में आती है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।